नाम से किया था, जिसका अर्थ होता है जन साधारण की भाषा में बाइबल। 1000 साल तक चर्च का आधिकारिक ग्रंथ वुलगेट बना रहा। उनको अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया, जैसे लैटिन फादर ऑफ द चर्च, डॉक्टर ऑफ द चर्च, ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल। उनका एक प्रसिद्ध कोट है, बाइबल का ज्ञान मसीह का ज्ञान है। अब मैं स्वागत और सम्मान के लिए प्रोफेसर वंदना झा मैम से अनुरोध करूंगा कि वे स्मृति चिन्ह देकर मुख्य अतिथि सर्वप्रिया सांगवान मैम का स्वागत करें। अब मैं डॉक्टर गंगा सहाय मीना सर से अनुरोध करूंगा कि वे प्रोफेसर वंदना झा मैम का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। यस सर। मैं अपने सहपाठी शिवानी जी से आग्रह करूंगा कि वे स्मृति चिन्ह देकर संदेशा मैम का स्वागत करें। यस। अब मैं स्वागत वक्तव्य के लिए प्रोफेसर वंदना झा मैम से अनुरोध करना कि वो आए और अपना स्वागत करें। हालांकि पोस्टर में लिखा हुआ है कि अध्यक्षता मुझे करनी है, और कल से जब वो फोन कर रहे हैं मीना जी तो हम नहीं उठा रहे हैं, जब हम फोन कर रहे हैं तो वो उठाने लग रहे हैं। तो ऐसा चलता है क्योंकि हम लोग बिल्कुल बहुत व्यस्त होते हैं और अपने मन ही मन में सोच लेते हैं कि जो उन्होंने कहा हमने समझा और हमने जो सोचा उन्होंने समझ लिया। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चलती है, और जब भाव का बोध एक स्तर पर एक समान धारा में चलता हो तो फिर कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होती है। और यही हमारे भारतीय भाषा केंद्र की विशिष्टता है कि जो कुछ वो सोचते हैं वो हो जाता है, मेरे मन में जो आता है वो पूरा कर देते हैं। तो तारतम्यता और भाव का सागर इसी प्रकार का होना चाहिए। आज का दिवस विश्व अनुवाद का दिवस है, और जब हमारे केंद्र में अनुवाद विभाग है तो क्यों नहीं हम लोग मनाएं। और लगातार निरंतर मुझे पता है कि गंगा सहाय मीना जी लगातार इस ओर कार्यरत हैं और इस दिवस को हर वर्ष मनाते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष भी हमने देखा था उनको, और इसीलिए मुझे पता है कि लंबे समय से वो इस दिवस को मनाते आ रहे हैं। अभी मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय गई, HRDC में एक व्याख्यान था अनुवाद के ऊपर, तो मैं गई तो एक सज्जन उठे, वो मुजफ्फरपुर में पुराने जेनुआइट रहे हैं, और एक जो JNU के विद्यार्थी होते हैं वो अपना लक्ष्य छोड़ नहीं पाते हैं JNU से, और कभी कभी तो वो बहुत ही अच्छा होता है लेकिन कभी कभी बहुत ही संकटपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्हें बोलना ही है, उन्हें सुनना नहीं है। और जब मैंने पूरा वक्तव्य दे दिया तो वो उठ करके आते हैं और कहते हैं कि असल में इन्होंने अच्छा इसलिए बोला है कि भारतीय भाषा केंद्र के अंदर अनुवाद विभाग भी है। तो मुझे अच्छा तो खुद बहुत लगा कि हाँ भाई हमारे यहाँ अनुवाद विभाग है, तो हम लोग सोचते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। और वह विद्यार्थी भी बोला, सभी लोगों ने कहना शुरू किया, क्योंकि देखिए जब महिलाएं बोलती हैं तो बहुत शिद्दत से बोलती हैं, जब वो बोलती हैं तो बहुत चीजों को रूपांतरित करते हुए बोलती हैं, जब वह बोलती हैं तो वह प्रकृति की भाषा बोलती हैं, वह शक्ति की भाषा बोलती हैं, और एक प्रकार से वह विश्व की भाषा बोलती हैं। उनके बोलने में क्या होता है कि पूरे विश्व की समाहारिका शक्ति उसमें निबद्ध होती है, क्योंकि जब एक स्त्री बोलती है तो उसका घर बोलता है,
उसका पर्यावरण बोलता है, उसका विश्व का बोध बोलता है, उसके दैनंदिन दिन का जो उसका रचना कर्म जो होता है वह बोलता है। वह मात्र बोलने के लिए एक स्त्री नहीं आती है। जब वो आती है तो उसके मस्तिष्क में तमाम तरह के माल असबाब भरे हुए होते हैं और उसमें से छांट करके कि वह अपने विद्यार्थियों को, अपने सुनने वालों को जो बेहतरीन चीजें हैं वह क्या देगी, वह उसको रूपांतरित करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, अनुवादित करती है और उसमें ऐसे शब्दों का नियोजन करती है जिसमें कि एक संगीतात्मकता हो, एक क्रियात्मकता हो और एक उसके साथ उसके बिल्कुल भरोसे का, उसके भावों की निबद्धता हो। तो आप जब शब्दों की सत्ता में जाते हैं तो अक्सर जो शब्द आप बोलते हैं वो यूं ही आपके पास नहीं आया है, वह क्षण करके आया है, वह अनंत काल की दूरी तय करके आया है, वो बहुत ही अनुभवों से गुजर करके आपके पास आया है और वह वाकई में जब आता है तो अनेक संघर्षों के साथ आता है, नदी नालों और पहाड़ों को पार करके आता है और तब आपके पास शब्दों की जो दुनिया होती है, आपके पास वाक्य का जो अनुक्रम होता है, आपके पास जो भाषिक रचना संसार होता है, उसमें वह उस तरह की लड़ियों को स्त्रियां गूंथ देती हैं। आज का जो दिवस है वाकई में विश्व अनुवाद दिवस है और आज अनुवाद दिवस आपने जिस संत का नाम लिया वह है, लेकिन यदि हम प्राचीन काल में देखें तो हम सबों को पता है कि हमारे यहाँ जब कुछ चीज लिखी जाती थी तो उसकी अनेकानेक टीकाएं होती थी, उसके अनेकानेक भाव संसार होते थे और निरंतर उस पर क्रिया प्रतिक्रिया चलती रहती थी। कभी तो उसकी व्याख्या होती थी, कभी तो उसके अर्थ बताए जाते थे और तमाम चीजें आती थी और एक प्रकार से वह भी अनुवाद के दुनिया की शुरुआत थी कि सीधे सीधे हम शब्द सा अनुवाद नहीं करते थे, हम विमर्श करते थे और विमर्श के माध्यम से हमारे पास अनुवाद आता था। लोग कहते हैं कि पश्चिम में शुरुआत हुई, लेकिन ये अभी आज का जो समय है, हमारा आज का जो विशेष दिवस है वह क्या है, शक्ति का दिवस है। तो हम लोग जब कहते हैं कि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप देखेंगे यदि आप दुर्गा सप्तशती को उठाइए जिसमें कहा गया है कि वैवस्वत मनवंतर की उसमें कथा कही गई है, तो वैवस्वत मनवंतर की कथा आपके पास यूं ही नहीं आ गई है, वह अनुदित हुई है, उसे देखा गया है, संशोधित किया गया है, परखा गया है, उसकी टीकाएं लिखी गई हैं, उसके फुटनोट लिखे गए हैं और तब जाकर के वह आपके पास आई है। आज का जो दिवस है निश्चित रूप से बहुत ही हम लोगों के लिए श्रेयस है और प्रेयस भी है, क्योंकि हम सबों के बीच में सर्वप्रिया सांगवान मैडम हैं। जो आप बीबीसी में आपका लंबा अनुभव रहा है, आप समझ जाइए एक बीबीसी में कार्य कर रही स्त्री के बारे में कि जो अनुवाद करती है, जो घटना स्थल पर पहुंचती है, उसे देखती है और जब वो शब्दों में उसे ढालती है तो आप समझ जाइए कि उस समय भी वह अनुवाद कर रही होती है। जो आंखों देखा हाल है उसको वो अपनी भाषा में वह ला रही होती है और जब लाती है वह अनुवाद कर्म इतना कठिन नहीं, वो इतना दायित्वपूर्ण होता है कि कौन सी भाषा का इस्तेमाल होगा, किस तरह से उसकी वाक्य की संरचना होगी और किस तरह से यह श्रोताओं तक पहुंचेगी, यह जनता तक किस तरह से पहुंचेगी और जब पहुंचेगी तो उसकी भाषिक शब्दावली किस प्रकार से होगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि वह उत्तेजना फैलाए, ऐसा ना हो कि किसी अजीब सी क्रांति को जन्म दे दे, क्योंकि आजकल जेन जी जो है इस क्रांति में बहुत ही अगुवा की भूमिका निभा रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जेन जी वेनेजुएला के जेन जी बने जिन्होंने जल संकट के लिए सड़कों पर उतरे और जल की प्राप्ति के लिए उन्होंने आंदोलन किया और उसको लाया, यानी कि उनका जो आंदोलन हो वो सृजनात्मक हो। जहाँ से सर्वप्रिया सांगवान जी आते हैं असल में इसीलिए उनको आज के दिन जब हम लोगों ने विषय जन संचार रखा, क्योंकि अनुवाद की और अनुवाद रखा और सामाजिक परिवर्तन रखा। जब हम किसी चीज को देखते हैं उसे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी भाषा में और जब वो जन संचार माध्यम से प्रेषित होती है
जिसमें तकनीक होता है, प्रिंटिंग मशीन होती है। आपके पास आजकल तमाम ग्रोक हो गए हैं, मेटा हो गया है, आपके पास चैट जीपीटी हो गया है और बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म हो गए हैं। इसीलिए कभी-कभी क्या होता है कि जब हम शब्दशः अनुवाद देखते हैं तो हमें समस्या होने लगती है कि हम बीबीसी के अनुवाद को देखें या किसी भी जगह के अनुवाद को देखें या हॉलीवुड की फिल्मों को के अनुवाद को देखें तो लगने लगता है कि क्या बेकार सा है या क्या कहीं कुछ समस्या आ रही है। लेकिन उसमें सर्वप्रिया सांगवान जी इसलिए बहुत ही हम लोगों के लिए आज के दिन के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनकी संवेदना, उनकी माइक्रोस्कोपिक व्यू और वो उन सारी चीजों को निबद्ध कर लेती हैं जब वह उसका भाषिक संप्रेषण करती हैं। जब वह बोलती हैं या जब उनके न्यूज चैनल के माध्यम से अलग-अलग जगहों पर जाते हैं तो वह एक इसीलिए एक संपादकीय दृष्टि के साथ साथ एक अनुवादक की भी दृष्टि होती है क्योंकि वह जब पहुंचे जनता तक, वह जब श्रोता तक पहुंचे तो उसका असर क्या होगा, हमारे देश के लिए उसकी उपलब्धता उपयोगिता क्या होगी। क्योंकि एक देश जिस प्रकार का न्यूज प्रसारित करता है और जिस तरह से उत्तेजना फैलाने की कोशिश करता है तो वहाँ पर अनुवादक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वह हमारे देश का है। उसे उन बातों को भी लाना है लेकिन उसे ऐसे सुगठित करके लाना है, उसमें ऐसी संगठनात्मकता उसकी भाषिक विवेक में होनी चाहिए क्योंकि वह जब हम तक पहुंचे तो चीजों का भी पता चल जाए और हमें वो बिल्कुल ऐसा आंदोलित भी ना करे कि हम तुरंत सड़कों पर उतर जाएं। और इसीलिए इनका दायित्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सामाजिक परिवर्तन देखिए कि जब विश्व की रचनाओं को हम पढ़ते हैं तो पढ़ करके हमें लगता है कि यदि उस समाज में ये बदलाव आ सकता है तो हम क्यों नहीं उसको हम भी क्यों नहीं उस बदलाव को लाएंगे। तो अनुवाद के माध्यम से विश्व के लोग से हमें पता चलता है, हमें इस पूरी वसुधा में क्या कुछ चल रहा है उससे पता चलता है। हमें पता चलता है कि एक ध्रुव का व्यक्ति दूसरे ध्रुव के व्यक्ति से कैसे अलग है या कैसे समानता वह रखता है क्योंकि मानवीय संवेदनाएं एक ही जैसी होती है। हर जगह माँ जो है अपने शिशु को प्यार करती है, हर जगह हम भय से भागना जरूर चाहते हैं चाहे वह किसी भी इलाके का किसी भी कोने का व्यक्ति हो। और जो जीवन की रागात्मकता है, जो जीवन का प्रेम है, जो संगीत है वह भी एक ही जैसा होता है। और लेकिन उसके बावजूद अनुवाद की दुनिया हमें बृहत्तर संसार देती है, हमको कुछ बेहतर सोचना सिखाती है और हमें एक ऐसे स्वप्निल लोक में ले जाती है जहाँ से हम कुछ बहुत सुंदर सृजन कर सकें। आकाश गंगाएं सिर्फ आकाश में नहीं होती हैं, वह भाषा की भी दुनिया में होती हैं। और सर्वप्रिया सांगवान जैसे लोग उन आकाश गंगाओं को हम जैसे लोगों के लिए तोड़ करके धरती पर उतार देते हैं, कहते हैं कि ये लो तुम्हारी भाषा और तुम देखो इसमें अपना चेहरा। तो आज का दिवस सर्वप्रिया सांगवान जी का है। सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत गौरव की अनुभूति होती है कि मैं एक ऐसे केंद्र की अध्यक्ष हूँ कि जहाँ आप जैसे लोग, वहाँ पर प्रोफेसर हैं गंगा साहब मीना जी जैसे लोग हैं, जहाँ संदेशा रायपा जी जैसी स्कॉलर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो वो लिंग्विस्टिक सेंटर में। लेकिन मुझे पता है कि ऐसी कोई विधि होती कि यदि हम अपने पास ले आते तो जरूर उनको हम खींच लेते। तो इसीलिए संदेशा जी के लिए भी बहुत जोर से ताली बजाइए। अक्सर हम कहते हैं कि जब एक स्त्री लिखती है तो उसका लिखना पुरुषों से अलग होता है क्योंकि वो एक माँ भी है, वह एक स्त्री शक्ति भी है, वह प्रकृति भी है। इसीलिए उसकी जो भाषिकता होती है, उसके शब्दों में जो यह प्रकृति निबद्ध होती है और वह जब प्रकृति आपके पास आती है तो सबके हृदय में एक एक विरवे को वो लगा जाती हैं। और संदेशा मैडम इसलिए हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक संकट के समय में जब हमारे पास हमारे बड़े भाई साहब जब विशेष रूप से पुस्तक लिखने के लिए छुट्टी पर गए हैं, ऐसे समय में उन्होंने हम सबों का साथ दिया और आप सबों के साथ वो संवाद करती हैं, पढ़ाती हैं और बिल्कुल ऐसी प्रतीति ही नहीं होती है
कि वो दूसरे सेंटर की हैं। हमें तो हरदम उनको देखते हुए लगता है, और जब जनजातीय कार्यक्रम हो रहा तो इनकी विद्वतापूर्ण जो इनके शोध पत्र थे उनको सुन करके मेरे मन में तो भाव छोड़ दीजिए अलग। हम बस ऐसे देख रहे थे कि स्त्रियां इतनी शोध परख लेखन कर रही हैं, इतना सुंदर लिख रही हैं, और विश्व के सामने उन सारी रचनाओं का आना चाहिए। और इसीलिए संदेशा जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भाई, छोटे भाई गंगा साहब, मीना जी, जो अभी लगातार इटली जाते हैं और हम लोग को ललचाते रहते हैं और बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हैं, और देश दुनिया से आकर के एक इनमें जो बहुत अच्छी चीज है कि निष्पृह भाव से सेवा करना, कभी भी किसी को दूसरे को चैलेंज नहीं करते हैं, चुनौती नहीं देते हैं, दूसरों को मतलब चैलेंज करते कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो, यानी वो नहीं, समभाव रखते हैं, समदर्शिता रखते हैं। हमने कई मौके पर इनको देखा है, लोग मेरी आलोचना भी करते हैं कि बहुत सटा करके बैठाती हैं। तो हमने कहा कि ऐसा भाई हो तो उसको अपने अंक में हम समेट लें, हम अपने आंचल के तले रखें। और लोग गंगा ढाबे पर सब चर्चा कर रहे थे, तो हमने कहा करने दो। तो और दिक्कत क्या है कि वो जहाँ चर्चा करते तो मुझे तो खबर हो ही जाती है। तो जो अध्यक्ष होता है ना, चाहे दाएं चले चाहे बाएं चले, उसे कहीं से भी ना सब खबर पता चल जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि ये जलन इसलिए है कि उनको भी मेरे प्यार की जरूरत है, और मेरा प्रेम पाने के लिए, एक प्रेम तो हम घर में छोड़ के आते हैं, आप लोगों को पता है मेरे पतिदेव का भी नाम प्रेम है, लेकिन मेरे प्रेम को पाने के लिए उस दुनिया में आपको भी एक छोटे भाई की तरह आना होगा, और तब आप अपनी दीदी से प्रेम, आप दीदी का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। कई पत्रिकाओं का आपने संपादन किया है, निरंतर लिखते रहते हैं, और अच्छी बात बता दें कि जब भी हम एसओएस में होते हैं कि अब देखिए मुझे बोलने जाना है, हम क्या करेंगे, तो अच्छा आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको भेजता हूँ, और फिर ये टाइप वाइप करते हैं और फिर ये मुझे लिख करके कुछ भेज देते हैं, और जब भेज देते हैं आइडिया हमने लगा दिया। उसके बाद आपको पता ही है कि जब हम बोलते हैं तो फिर पता भी नहीं होता है कि वो क्या लिखा क्या पढ़ा, लेकिन रास्ते में मेरा माइंड मेकअप करना कि आप जानिए ना, आप तो अच्छा बोलेंगे और कोई चिंता नहीं है, आप इस विषय पर ऐसे बोलेंगे। बस हमने क्या किया, वो बीज लिया, और बीज को हम वहां पर जाकर के वृक्ष बना देते हैं। और वृक्ष का अर्थ है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि वृद्धि और क्षय के जो आवर्त में पड़ा होता है वह वृक्ष होता है। तो हम अपने आप को अपनी वृद्धि करते हुए भी ये न समझें कि हम सर्वे सर्वा हैं, क्योंकि जब हम सर्वे सर्वा हैं तो क्षय भी होना, क्षीण भी होना लाजिमी है, क्योंकि एक चीज कभी एक समय तक ही आगे जा सकता है, फिर उसको ढलान पर उतरना ही होगा। और इसीलिए जब भी हम कहीं कार्य करें, जब भी हम सेवा दें, इस भाव के साथ, निष्प्रिय भाव के साथ कि आज हम हैं, हो सकता है कल नहीं रहेंगे, और ये सत्य है, हम सभी इस सत्य को जानते हैं। लेकिन क्या है, इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि भगवान ने यदि मुझे यह दायित्व सौंपा है तो यह मेरा काम है कि जितनी जल्दी और जितनी मैं सेवा कर सकती हूँ मैं कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगले क्षण यह पद, यह दायित्व रहे या ना रहे, हो सकता है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, दूसरी जगह हो जाए। इसीलिए आप जब रहें, जहाँ रहें, जैसे रहें, उसी वक्त वहीं उसी जगह, चाहे भाषिकता से, चाहे हमारे पास जो भी समृद्धि के वातावरण है, चाहे भाषिक विवेक, चाहे पुस्तक को पढ़ने का विवेक, चाहे आलोचना शक्ति, जहाँ भी रहें हम सृजनात्मक कर्म करते रहें, क्योंकि कोई भी चीज निश्चित नहीं है, और हम सबों को उससे तो आगे फिर जाना है, आगे और दुनिया में जाना है। तो आज के दिवस पर हमारे भारतीय भाषा केंद्र के विद्यार्थियों को मैं देखती हूँ, उनके शोध पत्र को मैं पढ़ती हूँ। एक विद्यार्थी अपना गया है, विकास बोन गया है, मुझे उससे बहुत गुस्सा है, क्योंकि उस पर गजेंद्र पाठक ने लिखा कि मेरा विद्यार्थी, वो पहले हमारा विद्यार्थी है कि उनका विद्यार्थी है। गजेंद्र पाठक जी मेरे सीनियर रहे हैं और बहुत मेरे प्रिय हैं, लेकिन मेरी नाराजगी है कि पहले हम लिखते फेसबुक पर कि वो लिखेंगे फेसबुक पर, लेकिन उन्होंने लिख दिया है तो गुस्से में हमने कहा कि अब हम नहीं लिखेंगे। उनके देखने वाले 100, 125, 150 लोग होंगे, मेरे एक साथ 700 लोग होते हैं तुरंत।
तो कोई बात नहीं, जिसको जहाँ से प्रेम प्राप्त करना है उसको झूठ है वो प्रेम करे, लेकिन मेरा प्रेम उसे नहीं मिल पाएगा। तो ये बात है। तो आज का जो दिवस है, क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी, देखो हम भावुक व्यक्ति हैं, है ना, हम उस तरह के हनक वाले लोग नहीं हैं। हम हर छोटे भावों को हम अपने हृदय में रखते हैं, हर व्यक्ति की उपस्थिति को हम नोट करते हैं, किस बच्चे ने मेरे लिए क्या कहा, क्या सोचा, किस दुनिया में वह गया, हर जगह मेरी अभिव्यक्ति, क्योंकि वह मेरी छवि को ही प्रस्तुत कर रहा है। तो आज का दिवस आप लोगों का है और मैं सर्वप्रिय सम्मान, सबकी वह प्रिय है, वो बल्कि सर्वप्रिय ही नहीं, विश्व प्रिया है। और आज हरिप्रिया का भी है, हरिप्रिया वो बने रहें ऐसा, और छोटी है उम्र में मुझसे, लेकिन मुझे पता है कि उनकी तेजस्विता कितनी धारदार है। और इसीलिए आज मैडम आपका भारतीय भाषा केंद्र स्वागत करता है। हम सभी प्रसन्न हैं आपको पा करके, मुदित है आपको पा करके। और हमने कहा भी कि बहुत स्कॉलर आते हैं, ज्ञान की गरिमा से मंडित आते हैं, बाल पके हुए होते हैं, चश्मा लगाए हुए होते हैं, यूं किए रहते हैं। मुझे तो मतलब ऐसे मुझे लगता है कि साहित्यकारों को भी सुंदर दिखना चाहिए और साहित्यकारों को भी थोड़ा ऐशन फैशन करके आना चाहिए। और हिंदी के विद्यार्थी हैं तो क्या हुआ, है ना, हमें भी तो स्मार्ट रहना चाहिए, सुंदर। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे से रहते हैं और हमारे बीच जो ऐसा व्यक्तित्व आता है जो लगता तो है कि उसकी उम्र छोटी है लेकिन वो ज्ञान में पका हुआ होता है। तो ऐसे ज्ञान में पकी हुई बहुत सारी चीज़ों को अपने हृदय में जीवंत करने वाली ऐसी सर्वप्रिया मैडम का भारतीय भाषा केंद्र स्वागत करता है। और बिल्कुल हम आपको सुनने के लिए बेताब हैं और विद्यार्थी भी बेताब हैं। तो बस आप लोगों को धन्यवाद। और मुझे असल में दोपहर में, जैसा कि हमने पहले ही सूचना दे दी मेरे फेसबुक पर, कि मुझे सूरत जाना है। सूरत में मुझे महाराजा छत्रसाल के गुरु का बहुत भव्य मंदिर का आज उद्घाटन होना है, जो प्रणामी संप्रदाय से है, क्योंकि जो संत साहित्य पढ़ते होंगे उनको पता होगा। तो आज कल मुझे वहां पर व्याख्यान देना है, तो इसीलिए मैं सर को कहा कि आप मुझे बोलने दीजिए पहले, क्योंकि अध्यक्षता में होता है कि आपको अंत तक बैठना होगा। तो इसीलिए मैडम से पहले भी, क्योंकि उनकी हम शुरुआत करवा के उनकी नब्ज को हम पकड़ लेते हैं, उनके भाव को पकड़ लेते हैं और तब हम जाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका वक्तव्य हमें हमेशा प्रभावित करता है। आपके वक्तव्य से हमें ज्ञात होता है कि आपका अनुवाद अध्ययन का कितना गहरा ज्ञान है। अब मैं विषय प्रवर्तन के लिए डॉक्टर गंगा साहब मीना से आग्रह करूंगा कि आएं और विषय प्रवर्तन करें। बहुत धन्यवाद आशीष। आदरणीय प्रोफेसर वंदना झा जी, आज की मुख्य वक्ता सर्वप्रिया सांगवान जी, डॉक्टर संदेशा रायपा जी, और दोस्तों, विश्व अनुवाद दिवस एक नई चीज है, लेकिन मुझे इस बात का गौरव है कि दुनिया में जब से ये मनाया जाना शुरू हुआ तब से हम भी मना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2017 में इसको मान्यता मिली और 2018 से प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी के नेतृत्व में हम हर वर्ष विश्व अनुवाद दिवस 30 सितंबर को मनाते रहे हैं। ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ, बड़ी गौरव की बात है। इसमें हमने अब तक कई महत्वपूर्ण विद्वानों को आमंत्रित किया, बहुत अच्छे व्याख्यान हुए और हमारी योजना है कि हम जल्दी उनको पुस्तकाकार लेकर आएंगे। हमने आनंद स्वरूप वर्मा को बुलाया, हमने अलेसांद्रा कॉन्सोलरो को बुलाया, ज्योति चावला जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, रविकांत CSDS में जो है वो हमारे बीच में आ चुके हैं, हैंज वर्नर वेस्टर, जब हमने ऑनलाइन हमको करना पड़ा कोविड के समय में, तब हमने अनुवाद के वैश्विक संदर्भों पर उनको सुना स्वीडन से। वर्तिका नंदा जी हमारे बीच में आ चुकी है, सूर्यनाथ सिंह हमारे बीच में आ चुके हैं, और इस कड़ी में आज सर्वप्रिया सांगवान जी हमारे साथ हैं।
छोटी सी पृष्ठभूमि आपको बता देता हूँ कि अनुवाद दिवस क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाया जाना शुरू हुआ। यूं तो अनुवाद का सिलसिला भारतीय परंपरा में और वैश्विक परंपरा में बहुत पुराना है। मैं समझता हूँ कि जब से इंसान ने बात करना शुरू किया होगा तब से ही उसको अनुदित करने की आवश्यकता पड़ी होगी, दूसरी कम्युनिटी के संपर्क में जब आए होंगे। लेकिन दुनिया भर के लैंग्वेज प्रोफेशनल्स ने सोचा कि अनुवाद को उतना महत्व नहीं मिल पाया है जितना महत्व मिलना चाहिए, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सिलसिला शुरू करें जिससे अनुवाद को महत्व मिल सके और भाषाओं के लिए काम करने वाले सभी लोगों को महत्व मिल सके। आप जानते हैं कि हिंदी में आप देखते होंगे बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनमें अनुवादक का नाम भी नहीं छपता। आमतौर पर प्रकाशक बहुत सस्ती दरों में अनुवाद करा लेते हैं और उसको अपना खुद का मुनाफा वो उससे पा लेते हैं। अनुवाद करना बहुत जटिल कार्य है, बहुत ही मेहनत का काम है और ऐसे अनुवादक को आप इतना उपेक्षित कर दे रहे हैं कि उसका नाम भी आप देना उचित नहीं समझते। ऐसा दुनिया की बहुत सारी भाषाओं में होता रहा है। भाषाओं को बड़ा गैर जरूरी लोग मानते रहे हैं। जिस भाषा से हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, उस भाषा के प्रश्न पर हम बहुत कम संवेदनशील हैं। हम आमतौर पर वो घिसी-पिटी बातें ही करते हैं, चाहे वो हिंदी दिवस हो या विश्व हिंदी दिवस हो या अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो, हमेशा वही घिसी-पिटी बातें उन्हीं को दोहराते हैं। ये दिवस शायद इसलिए मनाए जाने शुरू हुए कि हम भाषाओं को लेकर थोड़े संवेदनशील हो सकें। जो अनुवादकों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है, उसने वो काफी पहले से इस दिशा में काम कर रहा है कि वो अनुवादकों को एकजुट करें, लैंग्वेज प्रोफेशनल्स के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़े, उनके प्रति संवेदनशील बनाएं पूरे समाज को। इसी के तहत उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भी ये मांग रखी कि लैंग्वेज प्रोफेशनल्स को सम्मान देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस होना चाहिए और इस मांग को 2017 में माना गया। अब ये सवाल आया कि हम वो साल का कौन सा दिन चुने जब हम अनुवाद दिवस मनाएं। तो जैसा शुरू में आशीष ने कहा, संत जेरोम की पुण्यतिथि 30 सितंबर को होती है, जिन्होंने सबसे पहले बाइबल का लैटिन में अनुवाद किया और इसके लिए उनको बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। अब भारत में भी आप देखते हैं, दुनिया में हमेशा धर्म की एक खास भाषा होती है। धर्म को उस दूसरी भाषा में लोग नहीं जाने देना चाहते क्योंकि वो पवित्र मानी जाती है वो भाषा। तो इस मायने में हमारा भक्ति आंदोलन बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब धर्म की बातें आम भाषाओं में आई, लोक भाषाओं में आई, इसलिए उसको एक आंदोलन के रूप में हम देखते हैं। लोक भाषाओं में आना, ऐसे ही पूरी दुनिया के लोगों ने सोचा कि जो आदि अनुवादक या प्रारंभिक अनुवादकों में से एक संत जेरोम, तो उनकी पुण्यतिथि पर हम विश्व अनुवाद दिवस मनाएं। तो 2017-18 से ये सिलसिला शुरू हुआ और मैं बताया मैंने जैसे कि भारतीय भाषा केंद्र में भी हम 2018 से ये दिवस मना रहे हैं। और मैं स्वागत करता हूँ कार्यक्रम में प्रोफेसर रामचंद्र जी और प्रोफेसर अजमेर सिंह का। सर आप आगे आए, प्लीज सर आगे आए। जो अनुवादकों का महासंघ है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवादक महासंघ FIT, वो हर बार एक थीम निर्धारित करता है अनुवाद दिवस के लिए। कि जैसे आपने देखा होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब कोई दिवस मनाता है तो हर बार एक नई थीम के साथ में हमारे सामने आता है। उस थीम का उद्देश्य होता है कि उसमें कुछ संवेदनशीलता विकसित की जाए, उस थीम के बारे में हम कुछ बात करें दुनिया के लोग। तो इस बार की थीम रखी है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, उनके माध्यम से जो अनुवादक महासंघ है, ट्रांसलेशन शेपिंग ए फ्यूचर यू कैन ट्रस्ट, यानी एक भरोसेमंद भविष्य गढ़ता अनुवाद। तो अनुवाद कैसा भविष्य गढ़ रहा है, क्या वो भरोसेमंद हो सकता है, कैसे वो भरोसेमंद हो सकता है, तो ये इस तरफ संकेत करता है कि अनुवादक का काम सिर्फ शब्दों का अर्थ कर देना नहीं है। अनुवादक का काम एक दूसरे के प्रति एक संवेदनशीलता विकसित करना है, खासतौर पर संस्कृति के मसलों पर, क्योंकि संस्कृति के मसलों पर हम काफी कम जानते हैं दूसरी संस्कृतियों के बारे में। और अभी तक का इतिहास मुख्यतः सत्ताओं का इतिहास है।
पहली बार पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, पिछले 50-100 वर्षों में काफी ज्यादा हुआ है लगातार, कि जो तथाकथित रूप से छोटी संस्कृतियां मानी जाती है, कमजोर संस्कृतियां मानी जाती रही, उनकी बातें भी आने लगी। उनकी बातें कैसे आएंगी? वो अनुवाद के माध्यम से, कि अब सिर्फ अंग्रेजी महत्वपूर्ण नहीं है, अब गिगुई भाषा में लिखने वाले नगुगिवा थ्योंगो की वो भाषा भी महत्वपूर्ण है, अफ्रीका के दूसरे आदिवासियों की भाषा भी महत्वपूर्ण है। हमने आनंद स्वरूप वर्मा को बुलाया था तो उन्होंने विस्तार से इसके बारे में बात की। अब न्यूजीलैंड के माओरी लोगों की भाषा भी महत्वपूर्ण है, भारत के संथाल मुंडाओं की भाषा भी महत्वपूर्ण है, और उन सब भाषाओं में एक वैकल्पिक ज्ञान परंपरा है। ये सभी भाषाएं सिर्फ संख्या नहीं है कि हम संख्या गिना दें कि भारत में 1000 भाषाएं हैं। हर भाषा के पास असंख्य अनुभव और स्मृतियां हैं, उनसे मिलकर उनका ज्ञान संसार निर्मित होता है, और वो ज्ञान संसार इतना व्यापक, विस्तृत और वैकल्पिक है कि वो इस दुनिया को बचाने और बेहतर बनाने में आपके काम आ सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात को समझता है और हमेशा बहुभाषिता को प्रमोट करता है, बहुभाषिक भाषावाद को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा भाषाओं की बात आ सके। हालांकि एक कंट्रोडिक्शन उसका ये है कि सिर्फ 6 भाषाएं वहां पे ऑफिशियल भाषा के तौर पर दर्ज है। मैं समझता हूँ कम से कम 100 भाषाएं होनी चाहिए, यानी संयुक्त राष्ट्र के दस्तावेज कम से कम 100 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित होने चाहिए। दुनिया में तो 6000 से ज्यादा भाषाएं हैं, तो अगर वास्तव में भाषाओं को प्रोटेक्ट करना चाहता है, जैसे यूनेस्को कुछ काम कर रहा है भाषाओं को लेकर के, हमेशा प्रमोट करते हैं। यूनेस्को का एक एटलस भी है, एटलस जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की बात करता है। संयुक्त राष्ट्र कुछ दिखावे के ऊपर तो कुछ काम करता है, कुछ फंडिंग करता है, लेकिन वास्तव में अगर भाषाओं को बचाना चाहते हैं तो भाषाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको आर्थिक मदद, और ज्यादा से ज्यादा भाषाओं को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं कर रहा, वैसे ही वो भाषाओं के मामले में बड़ा संकीर्ण सा दिखाई पड़ता है संयुक्त राष्ट्र, तो इसका विस्तार करने की आवश्यकता है, जिससे कि ज्यादा लोगों की बात आ सके, लोग अपनी भाषा में बात। अब हमारा कोई प्रधानमंत्री वहां जाकर के अपनी भाषा में बोलता है तो ये हेडलाइन बनती है। दुनिया के हर देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्यों नहीं संयुक्त राष्ट्र में अपनी भाषा में बात कर सकते? इतने अनुवादक, इतने दुभाषी उनके पास हो कि वो दुनिया की हर भाषा में इंटरप्रेट होकर के और सबको अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे, लेकिन बोलने वाला अपनी मातृभाषा में बोले। लेकिन ये नहीं हो पाया, तो हमको एक भरोसेमंद और साझा भविष्य बनाना है, और अनुवादक इसमें क्या योगदान कर सकते हैं, अनुवाद क्या योगदान कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की चिंता इस बार ये है ताकि वो विश्व शांति के लिए या दुनिया को आपस में समझदारी विकसित करने में कैसे मदद कर सकते हैं, इस दिशा में हमको सोचना है, इस दिशा में बात करनी है। और इसी से जुड़ा हुआ हमने एक विषय रखा है कि जनसंचार, अनुवाद और सामाजिक परिवर्तन। आप देखते हैं कि जब भारत में अनुवाद के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे जो प्रभावशाली युग है वो 19वीं सदी का युग है। 19वीं सदी में हमने कैसे देखा कि तमाम हिंदी के लेखक, संपादक भी थे, अनुवादक भी थे। वो अपनी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन तमाम बातों को, सभी बातों को लेकर के आ रहे थे जो पश्चिम में घटित। मान लीजिए कोई नया आविष्कार हुआ, कोई नई बात आई, आज जिन अनुशासनों को हम पढ़ते हैं, जिन विषयों को हम पढ़ते हैं, वो भारतीय परंपरा के मूलतः विषय नहीं, हमने पश्चिम से लिए। हम इनकी आलोचना कर सकते हैं कि भाई ये पश्चिमी ढंग की या औपनिवेशिक ढंग की शिक्षा पद्धति है, लेकिन आज हम जो कुछ हैं इसकी वजह से ही हैं। हम जो पढ़ाते हैं वही पढ़ाते हैं, उनके ढंग से पढ़ाते हैं। ये सारी चीजें अनुवाद के माध्यम से। आप सोचिए जब पहले पाठ्य पुस्तकें लिखी गई, जब राजा प्रसाद सितारे ने इतिहास में नाशक और भूगोल हस्तमलक लिखा, या विज्ञान सार लिखा, मानव धर्म सार लिखा, ऐसी बातें लिखी जो पहले भारत में उस ढंग से नहीं हो रही थी। तो अनुवाद ने एक शेप देने का काम किया, एक आकार देने का काम किया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। ये विवाद था कि विवाह की आयु क्या हो, तो डिबेट चल रही थी कि वो 9 साल हो, 10 साल हो, 11 साल, ये बहस थी। लेकिन जब दुनिया के लोगों को देखा कि दुनिया में विवाह की आयु ज्यादा है, दुनिया में विधवाओं की स्थिति क्या है, उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अगर कोई बाल विधवाएं हैं, कैसे एक एक मुद्दे पर, खासतौर पर स्त्रियों के मुद्दे पर, पूरी 19वीं सदी इस बात की गवाह है कि हमने बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन किए, जिसको हम समय के रूप में नवजागरण कहते हैं। नवजागरण क्या है? समाज और धर्म सुधार का आंदोलन है। हम समस्याओं को दूर करके एक लोकतांत्रिक समाज बनाने की तरफ बढ़ रहे थे। जनसंचार एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सामाजिक बदलाव में, और जनसंचार में वो नई बातें कहां से आती है?
वो नई बातें हमेशा दूसरी भाषाओं से आती है, कुछ अपनी भाषा में भी निकलती है, लेकिन बहुत सारी बातें दूसरी भाषाओं से आती है और उन बातों को आम जनता तक पहुंचाने का काम वो मास कम्युनिकेशन या संचार माध्यम हमारे करते हैं। और इसी दिशा में आज हमारे साथ बात करने के लिए सरप्रिया जी हैं, विस्तार से इस पर बात करेंगी, अपने अनुभवों को सुनाएंगी, जो भारतीय भाषाओं की संपादक हैं बीबीसी में, और इसके माध्यम से कैसे पूरी बात का क्या असर होता है भारत के समाज में, कैसे कोई घटना दूसरी भाषा से आती है और क्या प्रभाव छोड़ती है, इस पर हम सब चिंतन मनन करने के लिए यहाँ एकजुट हुए हैं। आप सब यहाँ पर आए, समय निकालकर आपका मैं स्वागत करता हूँ। और खास तौर पे इतने बिजी शेड्यूल में से हमारी अध्यक्ष महोदया प्रोफेसर वंदना झा, उनका मुझे विशेष स्नेह भी प्राप्त है क्योंकि कोई भी कार्यक्रम करना चाहें तो उसमें मुझे अब ये बाधा नहीं लगती कि परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, सहर्ष उनका अनुमति होती है, जिससे हम आसानी से बात कर पा रहे हैं। बहुत अभी हाल ही में हमने 3-4 दिन पहले इसकी योजना बनाई है, हम कार्यक्रम कर पा रहे हैं और अच्छी बातचीत होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आपका बहुत धन्यवाद मैडम, समय निकाल करके प्रोफेसर रामचंद्र जी, अद्वैत सिंह काजल जी आप आए, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। विजय कुमार मिश्र जी आए हैं बिहार से चलकर, सासाराम बिहार से आए हैं और आप इस कार्यक्रम में हैं, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर संदेशा रायपाल जो हमारे इस संघर्ष के समय में हमारे साथ हैं और हिंदी अनुवाद को एक दिशा देने में हमारी मदद कर रही हैं, आपका बहुत स्वागत है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं थोड़े से परिचय, छोटे से परिचय के साथ अब आज की मुख्य वक्ता सरप्रिया सांगवान मैम का स्वागत करूंगा। मैम हरियाणा की रहने वाली हैं, उन्होंने डेंटल सर्जरी में पढ़ाई की। मैम ने 2011 में एनडीटीवी के पत्रकारिता संस्थान से डिप्लोमा की पढ़ाई करती हैं और वहीं से पत्रकारिता की शुरुआत करती हैं। आप एनडीटीवी इंडिया में एंकर के रूप में भी काम कर चुकी हैं। आप एनडीटीवी के मैनेजिंग एडिटर रवीश कुमार की टीम में बतौर रिसर्चर भी रह चुकी हैं। 2017 में आपने बीबीसी हिंदी से पत्रकारिता का अपना नया सफर शुरू किया। आपको कई पुरस्कार, जिनमें मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 3 अलग-अलग श्रेणियों में रीडिंग पुरस्कार, डीजी पब वर्ल्ड पुरस्कार द्वारा 2019 में बेस्ट आर्टिकल ऑफ द ईयर का पुरस्कार, 2020 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों रामनाथ गोयनका अवार्ड प्रदान किया गया। मैम की हाल ही में एक सीरीज द लास्ट मैन बहुत चर्चित रही, जो बीबीसी हिंदी पर लोकसभा इलेक्शन 2024 को कवर करती है। वर्तमान में सरप्रिया मैम बीबीसी हिंदी में भारतीय भाषाओं के डिजिटल कंटेंट के एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। मैम आपका स्वागत है। नमस्कार आप सभी को। और मेरी जो भाषा है वो उतनी वंदना जी की तरह एकदम मनमोहक और रिच नहीं है, उसमें बहुत सारा घालमेल हो चुका है, तो इसलिए मैं उस तरह से भी बात रखूँगी। मैं पिछले 8 साल से एक ऐसे न्यूज़ रूम में काम कर रही हूँ जहाँ 6 भारतीय भाषाओं में काम होता है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, मराठी, और इन सब भाषाओं के वीडियो आउटपुट की मैं संपादक हूँ। नहीं लगता ना ऐसा? ठीक है। मुझे सब भाषाएं तो नहीं आती हैं, लेकिन इसलिए अंग्रेजी भी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो अनुवाद ना हो तो आप कैसे इन 6 भाषाओं में काम कर पाएँ। हर वीडियो स्टोरी की अपनी एक विजुअल लैंग्वेज होती है, और वो मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में वो विजुअल लैंग्वेज एक ही तरह की है, वो इमोशंस की है, तो और उसका एक सार है, वो किस तरह से आप उसको बुनते हैं कहानी को, तो काम मेरे लिए आसान है। तो इसकी समझ मेरे लिए मेरे काम का अभिन्न हिस्सा है, और जाहिर है अनुवाद भी उसका बहुत अभिन्न हिस्सा है। और अनुवाद का जादू मैं रोज़ अक्सर अपने काम में देखती हूँ। कभी हरियाणा के किसानों की कोई कहानी है जो मराठी में बहुत बढ़िया चल रही होती है, कोई तमिल लैंड से पीली चींटियों की कहानी तेलुगु में बहुत बढ़िया कर रही होती है, कोई तेलुगु की कोई ड्वार्फ टीचर की कहानी बाकी सारे भाषाओं में रिकॉर्ड तोड़ देती है नंबर में।
तो डिजिटल युग में जिस तरह से रीजनल लैंग्वेजेस ने, वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस ने अपनी इम्पोर्टेंस साबित की है, उससे स्पष्ट तो हो गया है कि अनुवाद की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। तो क्या ये कहना भी सही होगा कि अनुवाद की सुविधा ने हमारी भाषाओं को बचाए रखा है और आगे भी रखेगी। बाकी आप भाषा के छात्र हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे कि सिर्फ भाषा शब्द नहीं है, अर्थ नहीं है, वो पूरा उसको सार्थक बनाना उस भाषा को, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कैसे अपने उस अर्थ को, इंटेंट को और उस भाषा के इमोशंस को आप कैसे ट्रांसफर करते हैं एक भाषा से दूसरी में, वो सब सब मायने रखता है। उस सार्थकता में उस रीजन का कल्चर भी होता है, आपकी बात का इमोशन भी होता है। तो ये भी कहना सही होगा कि अनुवाद की स्किल ने हमारी भावनाओं को भी बचा कर रखा, बल्कि बहुत दो अलग अलग तरह के लोग, जो दो अलग देश के लोग हैं या दो अलग प्रदेश के लोग हैं, वो एक दूसरे से शायद ऐसे ही कनेक्ट कर पाते हैं कि आप जब उस अनुवाद को एक सार्थकता दे पाते हैं। और शायद वो एक पुल बनाने का काम अनुवाद ने किया है, तो ये भी एक बहुत ही सुंदर बात है। वरना अवतार सिंह पाश की जो कविता सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, जो कि पंजाबी में ओरिजिनली लिखी गई थी, वो कैसे बाकी पूरे लाखों करोड़ों लोगों तक कैसे वो उस तरह से उसे 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 बांध पाती उन लोगों को। और ये भी बहुत ही सुंदर बात है कि उनके अनुवादक, मैं उनका नाम ले रही हूँ जानबूझ के, चमन लाल जी ने किया है, उनका लिटरेचर को उन्होंने ही अनुवादित किया है और वो जेएनयू के स्कॉलर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। तो अनुवाद की सुविधा ने हमसे उन बेहतरीन कवियों, लेखकों को मिलाया है जिन्हें ना जानते तो शायद हम अधूरा महसूस करते और अधूरे ही रह जाते। और अनुवाद की सुविधा तो हमें उन फिल्मों तक ले जा रही है जिन फिल्मों के सब्जेक्ट्स को आप अपनी भाषा में, आपकी अपनी भाषा में लोग नहीं कह रहे हैं, दूसरी भाषा में कह रहे हैं, दूसरे, और वो अनुवाद होकर आप तक पहुंच रही है। तो एक तरह से काफी लोकतंत्र भी अनुवाद हमें दे पा रहा है। ट्रांसलेशन इज नॉट अ मिरर, इट्स अ लेंस, क्योंकि आईने में वही दिखता है जो सामने होता है, मतलब उसमें कोई फिल्टर नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन ट्रांसलेशन को और इंटरप्रिटेशन दो अलग शब्द है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बिना एक दूसरे, मतलब इंटरप्रिटेशन के आप अनुवाद नहीं कर सकते जब आप चीज को सही से समझ नहीं पा रहे। ट्रांसलेशन का मतलब ये नहीं है कि शब्दों को एकदम आप लिटरल ट्रांसलेशन कर दिया जाए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ट्रांसलेशन में आप इमोशन, इंटेंट सब कुछ ट्रांसफर होता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे को आप ऐसे नहीं कर सकते कि the embarrassed cat stretches the floor, ये नहीं हो सकता है। It needs cultural decoding, of course, ये हमारे यहाँ मुहावरा है ना। जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि किसी लिखे को ट्रांसलेशन बस नए कपड़े पहनाती है। Every act of translation involves the expression of sense, मतलब इंसान वही रहता है, बस कपड़े बदल जाते हैं। और जैसे मैंने बोला कि बस कपड़े बदलते रहते हैं, बदलते जाते हैं, तो ऑफकोर्स ये बहुत अद्भुत बात है कि दिमाग में कोई एक इमेज आपकी हमेशा बनती है, और कि आप, अब आपका मतलब आप पॉलिटिकली आप किस तरफ आपका झुकाव है, आप किसी और तरह से सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में कोई ना कोई व्यक्ति जरूर आता होगा। ये बस एक उदाहरण है कि आप किसके लिए अनुवाद कर रहे हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। वरना फिर वो पुअरली डब्ड फिल्मों की तरह कॉमिक सा हो जाता है। जैसे मैंने एक फिल्म में सुना है ऐसी, इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन था, वाह जैसन काम से फर्जी और शक्ल से जर्सी, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो ये इस तरह कॉमिक सेंस बन जाता है। तो इसलिए अपनी टारगेट ऑडियंस को समझते हुए, उस रीजनल कल्चर, उस सब चीज़ों को समझते हुए आप उस ट्रांसलेशन को करते हैं। बीबीसी में कुल 42 भाषाओं में काम होता है, बहुत बड़ा नंबर है ये। और यहाँ इंडिया में जो 6 भारतीय भाषाएं चल रही है, वो सिर्फ 6 भाषाएं नहीं है, वो 6 कल्चर भी हैं। जब हम स्टोरीज को, वीडियोस को क्यूरेट करते हैं अलग अलग भाषाओं के लिए, तो सिर्फ अनुवाद, सिर्फ शाब्दिक ऐसा अनुवाद नहीं करते, आप कहानियों को रीशेप करते हैं ताकि उन 6 भाषाओं के लिंग्विस्टिक इकोसिस्टम में पढ़ी देखी जा सके। कोई एक शब्द हिंदी में अश्लील है, वही शब्द दक्षिण भारत में नहीं है। तो आप बस अपनी ऑडियंस को सिर्फ न्यूज़ नहीं देना चाहते हैं कि बस आपने एक न्यूज़ बता दी, राइट। आप चाहते हैं कि आप हमेशा फैसला करते हैं कि आप इस न्यूज़ से चाहते क्या हैं। क्या आपकी ऑडियंस हंसे, या क्या आपकी ऑडियंस एनरिच फील करे, एजुकेटेड फील करे, या गुस्सा फील करे, या बेचैनी महसूस करे। तो आपका अनुवाद भी उसी हिसाब से ढल जाता है। जैसे आप अंग्रेजी में किसी को विडो आसानी से कह सकते हैं,
लेकिन हिंदी में विधवा कहना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसका एक हमारे कल्चर में एक कॉनोटेशन है और अलग कॉनोटेशन है, उसके साथ कुछ कुरीतियाँ जुड़ी है। तो आप सोचते हैं, जब जैसा वंदना जी ने कहा कि विमर्श होता है जब आप अनुवाद करते हैं और आप सोचते हैं कि हाँ, इससे बेहतर या कौन सा एक शब्द होगा जिससे मैं इसको रिप्लेस कर सकूँ और ताकि मेरी बात भी कही जा सके और एक बेहतर आप शब्द वहाँ पे लगा सकें। तो मुझे लगता है कि ट्रांसलेशन आपको काफ़ी सेंसिटाइज भी करता है, वो आपको एम्पैथेटिक भी बनाता है। एक ही वाक्य अलग अलग स्वरों में अलग अर्थ दे सकता है। जैसे आप कहें कि आप ठीक हैं, अगर आप उस स्वर से बोलेंगे कि आप चिंता कर रहे हैं तो वो चिंता वैसे लगेगा, और आप कहेंगे आप ठीक हैं तो आप बहन की भाषा में कहेंगे तो अलग तिरस्कार जैसा लगेगा। मतलब अनुवाद वही कि हमें एम्पैथेटिक भी बनाता है। ट्रांसलेशन इज नॉट पैसिव, इट्स क्रिएटिव, इट्स एथिकल, इट्स ह्यूमेन। और अनुवाद से ही तो हमने, जैसे मैंने कहा, कि पुल बनाए हैं जिन भाषाओं के बीच में, संधियों के बीच में। और अनुवाद से एम्पावरमेंट के बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आपको जजमेंट्स हैं वो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध हैं। लेकिन एक बहुत ही पर्सनल सा जो एम्पावरमेंट का एक उदाहरण मुझे कल रात को महसूस हुआ। मैंने कल पहली बार अंग्रेजी में एक कविता लिखी, पहली बार। और अंग्रेजी मेरी पहली भाषा नहीं है, मैंने कभी लिखा ही नहीं है उसमें ऐसा कुछ। और इसलिए भी क्योंकि किसी ने एक अंग्रेजी कविता पढ़ के बहुत ही मजाक में कहा कि ये तो ऐसा तो तुम नहीं लिख सकती हो। तो मुझे बड़ा चैलेंजिंग लग गया कि मतलब ये कैसे हो सकता है, मेरे दिमाग में बात नहीं कर रहा। खैर, कविता के लिए तो मतलब भाषा से ज़्यादा आपको इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, वो मुझे मिल गई। और भाषा के लिए इंटरनेट है, अपनी भावना को बस आपको एक सिमिलर एक्सप्रेशन खोजना होता है, जो मुझे मिलता गया। अगर अंग्रेजी की बेसिक जानकारी भी है तो गूगल पे जाकर आप वो सिमिलर एक्सप्रेशन बार बार ढूंढ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, उस चीज़ का मतलब पूछ सकते हैं, वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, सब कुछ बात कर सकते हैं। और बस बन गई मेरी अंग्रेजी की पहली कविता। एंड दैट मेड मी फील एम्पावर्ड कि हिंदी मीडियम के लोग अंग्रेजी में कविता लिख सकते हैं। तो मतलब, और हम सब अभी हम यंग ही है सब लोग, तो मोहब्बत हो या ब्रेकअप हो, तो आपको ये सबसे सुंदर मतलब चीज़ें आप कहाँ ढूंढ सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। वो मेरे ख्याल से अनुवाद में हमको वो एक गुंजाइश और एक सुविधा उपलब्ध कराई है कि आप पता नहीं किसने 50-100 साल पहले कुछ लिखा होगा और वो आपको उसके थ्रू अपनी बात कह पाते हैं। खुशी के लिए भी आपको शब्द मिल जाते हैं, क्रांति के लिए भी शब्द मिल जाते हैं, पर मुझे लगता है कि ग्रीफ एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको शब्द मिलना इतना आसान नहीं है, आप नहीं कह पाते इतने आराम से उसको। आप एकदम शून्य महसूस करते हैं और आप वो दिल में इतना बोझ और पत्थर की तरह लग रहा होता है और आप चाहते हो पत्थर की तरह निकल जाए। तो मेरे ख्याल से जितनी हमने, चाहे वो उर्दू में पढ़ी हो, उर्दू के अनुवाद में कोई कविता शायरी पढ़ी हो, या अंग्रेजी की कोई पढ़ी हो, या किसी और किसी फ्रेंच राइटर की पढ़ी हो, मेरे ख्याल से वो कितनी सुंदर बात है कि वो हमारे दिल का जो पत्थर है वो हम निकाल सकते हैं उस अनुवाद के थ्रू। इसके अलावा ये देश बहुत बहुभाषी देश है। भारत जैसे देश में अगर समाचार केवल अंग्रेजी या हिंदी में हो तो करोड़ों लोग सूचना से वंचित रह जाते हैं। बहुभाषी पत्रकारिता उन्हें भी शामिल करती है जो शायद वरना हाशिए पर रह जाते हैं। जब चुनावी जानकारी हो, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों, जैसे कोविड आया था जब उस वक्त, या कानूनी अधिकारों की बातें स्थानीय भाषाओं में जो पहुंचती हैं तो लोग न केवल समझते हैं बल्कि निर्णय लेने में एक एक्टिव रोल निभाते हैं। भाषा ज्ञान और अनुवाद के सहारे कल्चर्स को समझना कितना आसान हो गया है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थोड़े दिन पहले, उसमें पूर्व राष्ट्रपति जो अमेरिका के जो बाइडेन और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं और उनके हाथ में एक गिलास है, क्योंकि लेकिन नरेंद्र मोदी शराब नहीं पीते हैं तो उन्होंने अपने दाएं हाथ में गिलास पकड़ा हुआ था और जो बाइडेन ये बात कह रहे थे कि अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आपको अपने आप जो गिलास है वो बाएं हाथ में पकड़ना चाहिए। अब ये बात मुझे भी नहीं पता थी, ये एकदम अलग कल्चर की चीज़ है और क्योंकि अंग्रेजी हमें पता है तो इसलिए हम उसको समझ पाए उन्होंने जो बात कही, और बहुत सारे लोगों तक अनुवाद के सहारे पहुंचे। हमको कल्चर से भी पता चल रहा है कि ये कौन सी चीज़ कैसे कहाँ किस तरह क्या मायने रखती है। तो वैसे कोई आपसे पूछे कि दुनिया कैसे चलती है तो आप शायद कहेंगे पैसे पर, सच बात है। राजनीति भी अगर आपको पूछे कि राजनीति कैसे चलती है
वो भी पैसे पे ही चलती है, उसके बिना भी लेकिन कितना ही क्रूर शासक हो, बिना इमोशंस के दुनिया नहीं चल सकती है। पैसे पैसे पे इमोशंस भी उतने जरूरी है। तो कितना ही कैसा ही कोई शासक हो, उसको भी वो सीधे सीधे जाके नहीं कहता है कि मैं तेल के लिए युद्ध करना चाहता हूँ, मैं संसाधन हड़पने के लिए युद्ध करना चाहता हूँ। वो हमेशा यही कहकर इमोशंस दिखाकर ही हमेशा कहेगा कि वो आइए सर चेयरपर्सन होने का मतलब यही है। एक मिनट में मेरा कब कहाँ गया? ये है ना? ये। ठीक है, हम ले जाते एक मिनट में इसमें चलना सारा मेरा फोटो ले रहा है। जी मैम। बोली बहुत सुंदर आप बोल रहे मेरा हैं, फोटो आपको लगेगा। और आपने सुंदर क्या बोला कि दिल के पत्थर को आप निकाल पाते हैं। चलिए आइए सर। जी मैम। जी हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि दुनिया सिर्फ पैसे पे नहीं चलती है, दुनिया इमोशंस पर चलती है, इमोशंस पर भी चलती है। ये लगाना बहुत जरूरी है, देखिए अनुवाद ठीक होना चाहिए। इमोशंस पर भी चलती है, क्योंकि आप कितने ही कैसा ही किसी भी शासक से आप डील कर रहे हो, कितने दूर हो, वो कभी भी ये कहकर झगड़ा या लड़ाई या युद्ध नहीं छेड़ता है कि वो किसी देश के तेल या संसाधन को हड़पना चाहता है या उसने किसी से कर रहा है। वो हमेशा इमोशंस दिखाकर ही अपनी जनता से इजाजत लेता है। तो भाषाएं भी वही एक चीज़ है, मतलब ये भाषाओं की जो राजनीति है वो भी यही इसी तरह की है, वो इमोशंस पर ही चलती है। और ये मेरे ख्याल से आगे भी बहुत लंबी चलती रहेगी, क्योंकि अब बहुत सारे जो रीजनल लोग हैं अपने अपने प्रदेशों में, वो नहीं चाहते हैं कि आप उन पर कोई और भाषा थोपे। वो अपनी भाषा में जब बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजन है, नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, उनको उनकी भाषा में सब कुछ मुहैया करा रही है, गूगल है, सब कुछ, तो वो या टीवी है या न्यूज़ है, तो अब वो ये चीज़ आगे और बढ़ती जाएगी। तो अनुवाद का जो इम्पोर्टेंस है वो और ही बढ़ता ही जाएगा। तो आखिर में ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन सिर्फ लिंग्विस्टिक टूल्स नहीं है, एक तरह से एम्पैथी, बराबरी और सशक्तिकरण का माध्यम है, जो समाज के हर वर्ग तक सूचना पहुंचाने का अधिकार देता है, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो। जो दुनिया भाषा पर बटी हुई है, वहाँ ये ब्रिज का काम करते हैं। हर ट्रांसलेशन इंक्लूजन की तरफ एक कदम है। ये बहुत सुंदर बात है, तो आपको इंक्लूजन फील होता है जब आपकी भाषा में आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। हमारे जैसे बहुभाषी लोकतंत्र के लिए एक बेहद जरूरी चीज़ भी है। जो भी नई भाषा आप सीखते हैं वही दुनिया के लिए एक नई लेंस है। दे कैरी नॉट जस्ट वर्ड्स बट इमोशंस, हिस्ट्रीज एंड ड्रीम्स अक्रॉस बॉर्डर्स। तो लैंग्वेज स्टूडेंट्स के तौर पर आप सिर्फ ग्रामर या वोकैबुलरी नहीं सीख रहे हैं, आप कल्चरल मीडिएटर्स बनने की, स्टोरी टेलर बनने की और सामाजिक बदलाव के वाहक भी बन रहे हैं, जैसे हम स्टोरी टेलर बन गए हैं अनुवाद के सहारे। यही मैं अपने काम में रोज विटनेस करती हूँ। चाहे आप किसी कविता को ट्रांसलेट कर रहे हैं या किसी नारे को इंटरप्रेट कर रहे हैं, चाहे रूरल ऑडियंस के लिए कोई मैसेज अटैच कर रहे हैं, आप ही हैं जो तय कर रहे हैं कि दुनिया उसे कैसे सुनेगी। थैंक यू। धन्यवाद मैम। अब मैं वक्तव्य टिप्पणी के लिए संदेशामृत को आमंत्रित करना चाहूँगा है। सभी को मेरा नमस्कार। सच्ची बात यह है कि मैं तो यहाँ पार्टिसिपेट करने आई थी एज एन ऑडियंस मेंबर। ये तो लास्ट में अपने सर ने कह दिया तो उनकी बातों को मैं मना नहीं कर सकती हूँ। सो मैं कोशिश करूँगी कि इतने अच्छे जिन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली कि उनके पीछे बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं कोशिश करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। यह वह दिन है जब हम सब मिलकर अनुवाद की कला
विज्ञान और मानवीय भावना का उत्सव मनाते हैं। मैं हमारे विशिष्ट अतिथि सर्वप्रिया जी, सागवान जी का आपको मैं स्वागत करती हूँ JNU में। और आपने जो इतनी अच्छी बातें बोली, ये आपने जो बात बोली कि लैंग्वेज और कल्चर का, ये मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, ये ऐसा मिलन है जिसको आप निकाल नहीं सकते, यू कैन नॉट ब्रेक इट। और आपने वही सिद्ध किया कि जैसे मैम, अब जैसे उन्होंने बताया कि BBC में वो 8 सालों से काम कर रही है, वो शी इज़ एक्चुअली अ लिविंग ब्रीथिंग एग्जांपल ऑफ इट, कि कैसे वो उसको वो पक्का कर रही है कि दोनों को मेंटेन किया जाए, दोनों भाषा और संस्कृति दोनों को। मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप इनकी नाम को गूगल ट्रांसलेट करें, ठीक है, तो उसमें आता है सर्वप्रिया का मतलब कि व्हाट एवरीवन लव्स, ओके। और वंदना जी का नाम को जब ट्रांसलेट करो तो वो इंग्लिश का बैंडाना जो होता है ना, जो सर पे पहनते हैं, वो बता रहा था, दिखा रहा था। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि हाउ व्हेन वी टेंड टू अननोइंगली जस्ट कंप्लीटली कि AI टूल है, ट्रांसलेशन कर दो, तो ये तो हमें पता है कि दिस इज नॉट दैट मीनिंग ऑफ वंदना। सो आई जस्ट वांट टू गिव यू दिस एग्जाम्पल। वी कैन नॉट ब्लाइंडली एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट AI डज। और HI नाम की एक चीज़ है जो मैं 10 दिन से अपने स्टूडेंट्स को बता रही हूँ, अगर AI हो सकता है तो HI भी हो सकता है। तो HI क्या होगा? इंटेलिजेंस, डेफिनेटली। तो जैसे कि एक इटालियन नॉवलिस्ट है उम्बर्टो एको, आपने इनका नाम सुना होगा। उन्होंने इंग्लिश में एक बात कही थी, विदाउट ट्रांसलेशन वी वुड बी लिविंग इन प्रोविंसेस बॉर्डरिंग अस ऑन साइलेंस। जिसका अर्थ यह है कि अनुवाद के बिना हम मौन की सीमा वाले प्रांतों में रह जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। तो मैं मैम के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैम बाकियों को तो पता ही है जो इस कोर्स के हैं, कि यहाँ JNU में एक कोर्स है जिसका नाम है ट्रांसलेशन एंड इंटरकल्चरल कम्युनिकेशंस, अनुवाद एवं अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण, जो गंगा साहब मीना जी ने मुझे इनवाइट किया ये बात शेयर करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स के साथ। तो यह पाठ्यक्रम केवल शब्दार्थ के स्थानांतरण से कहीं आगे जाता है। यह हमारे छात्रों को सिखाता है कि अनुवाद किस प्रकार शब्दों को आकार देता है, सांस्कृतिक अंतराल को पाटता है। हाँ, नहीं मैम, आप करिए। मैं आपका प्यार मुझे चाहिए, आप प्रसन्न रहें, आप खुश लगाइए। रहें और बिल्कुल अच्छे से रहें और इसी तरह खूब सुंदर बताते रहें। इसीलिए हमने कहा कि मेरा फोटो खींच दो। ठीक है बच्चा, बाहर में देखो इनके स्वागत में बारिश भी हो रही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये ये बहुत शुभ चीज होता है आशा होना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं काफी दिनों से वर्षा चाह रही थी, थैंक यू मैडम, आप लेकर आई हो, नोएडा से लेकर आई है मैडम हमारे लिए। तो उन ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करता है जो अन्यथा खो सकती थी। इस पाठ्यक्रम का एक सबसे महत्वपूर्ण जो एक बात है, जो मैम ने इसको एक हिसाब से टच भी किया है, कि स्वदेशी भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करना, इंडिजिनस लैंग्वेजेस को, लोकल लैंग्वेजेस को। भारत में हजारों से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन कई भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर हैं। यदि अनुवाद को नैतिक दृष्टिकोण से किया जाए तो यह इन भाषाओं के लिए जीवन रेखा बन जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आदिवासी समुदायों की कहानियाँ, गीत, कहावतें और उनके दृष्टिकोण मौन ना हो जाए। क्योंकि हमारी चेयर ने ये बात बताई थी, तो मैं वापस बताना चाहती हूँ कि बस कुछ ही हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले सॉरी, गंगा सर ने बहुत अच्छा एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने इसको किया था यहाँ पे ऑर्गेनाइज, जिसपे इंडिजिनस लैंग्वेजेस और उनकी जो ट्रांसलेशन पे बहुत अच्छा एक फोकस किया गया था। तो उसमें क्या इश्यूज हैं और क्या चैलेंजेस हैं, ये भी कवर किया गया था। तो जैसे नगुगी वाथांगो हमें याद दिलाते हैं, यदि आप दुनिया की सारी भाषाएं जानते हैं पर अपनी मातृभाषा नहीं, तो यह दास्ता है। लेकिन यदि आप अपनी मातृभाषा जानते हैं और अन्य भाषाएं भी सीखते हैं, तो यह सशक्तिकरण है। तो मातृभाषा वह जड़ है जो हिंदी में अगर बोला जाए, और अनुवाद वह जल है जो उस जड़ को जीवित रखता है। BBC में मैडम ने उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस बताई हमें
तो एक बात यह है कि हमें उनकी एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है ट्रांसलेशन। लोग जब 2 महीने पहले कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लोग जो नए लोग जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे विद्यार्थी हैं, आजकल एआई टूल्स के बारे में सुन के थोड़ा बहुत उनको कुछ लोगों को डर भी है कि आगे जाके इसका क्या फ्यूचर है। बट एज मैम हैज प्रूवन दैट यू विल रिक्वायर एचआई टू एक्चुअली कंट्रोल दिस एआई। और लास्ट में मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि इस अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस पर आइए हम यह याद रखें कि अनुवाद कोई मात्र तकनीकी अभ्यास नहीं है, यह सांस्कृतिक न्याय का माध्यम है। यह पहचान, सम्मान और जिम्मेदारी का कार्य है जो हम सभी को निभाना है। जैसे कवि रहीम ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मनुष्य चून। जिस प्रकार पानी जीवन को बनाए रखता है, उसी प्रकार अनुवाद भाषाओं को जीवित रखता है। इसके बिना विविधता सूख जाती है और इसके साथ मानवता पुष्पित पल्वित होती है। तो आइए हम सब चाहें, विद्वान हो, पत्रकार हो, अनुवादक हो या शोधक, अनुवाद की कला के माध्यम से भाषाओं, विशेषकर स्वदेशी भाषाओं का संरक्षण करने का संकल्प लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे, जो भी आपके श्रोताओं के प्रश्न हो वो मैम से आप पूछ सकते हैं। बीच में डिस्टर्ब हो गई थी तो मैं आज तो तब तक आप प्रश्न सोच लीजिए उनकी। ओके जी। तो क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें हो गई तो मेरे भाषण जो मैं लिख कर लाई थी उसमें कुछ छूट गया। तो जैसा मैं बहुभाषी पत्रकारिता की बात कर रही थी और कैसे मास कम्युनिकेशन में एक रोल निभाया है उस अनुवाद के जरिए लोगों तक सारी चीज़ों को पहुंचाने का। तो जैसे आप जटिल विषयों को स्थानीय मुहावरों, कहावतों, रोजमर्रा की भाषा में प्रस्तुत करना उन्हें सशक्त बनाता है लोगों को। जैसे डेटा प्राइवेसी को आप आपके मोबाइल की निजी जानकारी कहते हैं, बल्कि डेटा प्राइवेसी नहीं, तो लोगों को ज़्यादा अच्छे से वो समझ आता है। हम मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो मास तक पहुंचना बिना उनकी भाषा के लगभग असंभव ही है। और मास कम्युनिकेशन भाषा अनुवाद तो सोशल रिफॉर्म का काम वर्षों से करते आ रही है। जैसे कार्ल मार्क्स के दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के हिंदी, बंगाली, तमिल और अन्य भाषाओं में अनुवाद से ने श्रमिक आंदोलनों को वैचारिक आधार दिया है। जब शोषण और वर्ग संघर्ष जैसे शब्द स्थानीय भाषाओं में बोले गए तो वे केवल सिद्धांत नहीं थे, फिर वो नारा बन गए। जैसे डॉक्टर अम्बेडकर की रचनाएं हैं, खासतौर पर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जब मराठी, हिंदी और अन्य भाषाओं में पहुंची तो दलित चेतना को एक नई दिशा मिली। अनुवाद ने अम्बेडकर को केवल एक नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा बनाया। जैसा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की छूटन का अंग्रेजी अनुवाद कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अभी बहुत बल्कि कितनी चीज़ें वायरल होती रही हैं, लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी बात की है, तो कितने दलित अनुभव को पहुंचाने में सहायक बना है। नारीवादी साहित्य जैसे सिमोन द बोवार की द सेकंड सेक्स या ग्लोरिया स्टाइनम की लेखनी जब भारतीय भाषाओं में आई तो महिलाओं ने पहली बार अपने अनुभवों को वैश्विक विमर्श से जोड़ा। स्त्री होना एक अनुभव है, ना केवल एक भूमिका। ये बात जब हिंदी या बंगाली में कही गई तो क्रांति की भाषा करती है। जब विचारों को स्थानीय मुहावरों, कहावतों और सांस्कृतिक प्रतीकों के साथ अनुवादित किया गया तो वे अजनबी विचार नहीं रहे, वे उनकी अपनी बात बन गए। और ये अपनी बात बनाना यही सबसे इम्पोर्टेंट काम है अनुवाद। क्लास स्ट्रगल का अनुवाद अगर आप जमींदार और मजदूर लड़ाई के रूप में तो सीधे जो रूरल ऑडियंस है, जो रूरल लोग हैं उन तक वो पहुँचता है। और अभी बहुत कुछ हमारे देश में बचा है तो देश के कई हिस्सों में नहीं पहुँचा है, वहाँ भाषा और अनुवाद बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। मैंने हाल ही में किताब देखी जितेंद्र सिंह मीना की, जो उन्होंने बहुत सारे जो हमारे आदिवासी हीरोज हैं उनके ऊपर पूरी किताब लिखी है और उसमें सिर्फ 2-3 नाम ही आज तक जानती थी। इतने सारे कहानियाँ और इतने सारे हीरोज को मैं नहीं जानती थी जो हमारे पुरखी हैं, जिन्होंने लड़ाई की, उन्होंने जान दे दी। और इसलिए वो काम जो बाकी है वो मेरे ख्याल से अभी बहुत 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 होना बाकी है कि वो हिंदी तक, अब हिंदी के जो लोग हैं उन तक पहुँच तो सका, जो नाम तो पहुँच सके कम से कम। मुझे बीबीसी में भी हमने इसे सोच के साथ एक हमारे पुरखी एक सीरीज भी चलाई थी जो कई भाषाओं में प्रसारित हुई। तो ये बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो रह गई थी, तो मुझे लगा कि बोल देनी चाहिए। आप लोगों को कोई सवाल हो तो
मैम आप एक संस्थान से जुड़ी हुई हैं और उनका एक व्यवसायिक हुआ है जिसमें आप सामाजिक परिवर्तन अनुवाद और जनसंख्या। जब हम विभिन्न देशी भाषाओं के चीजों का अनुवाद करते हैं तो आप क्या ध्यान में रखते हैं? क्या वो सामाजिक परिवर्तन हमारे ध्यान में रहता है या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यू जाए वो हमारे ध्यान में रहता है या फिर आपके ध्यान में रहता है या आपके संस्थान में रहता है? जी। अगर से बात करें संस्थान की तो ये थोड़ा आसान है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को व्यावसायिक जो जितने वो चुनौतियां हैं उससे नहीं जूझना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल मॉडल है वो डिफरेंट है जो बाकी भारत के जो न्यूज चैनल्स हैं और वो सब है। तो हमारा भी पब्लिक मनी, पब्लिक फंडिंग एक जगह एक ट्रस्ट है जो ट्रस्ट मनी से ये सारी जो वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं चलती हैं वर्ल्ड सर्विस लैंग्वेज, इसलिए वो हमें नहीं महसूस होता है और इसलिए वो हमारे लिए काम आसान हो जाता है जब हम सिर्फ ये सोचकर काम कर पाते हैं कि हम इससे कुछ इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, इससे कुछ काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमें सरकारी जो विज्ञापन है उससे उस पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि यही सबसे सफलतम मॉडल है इसका। ये क्योंकि अभी भी बहुत सारे वहाँ पर यूके में इसको लेके बहस चलती रहती है कि हम और पैसा नहीं देंगे व्हाट्सएप सैंडविच के लिए, जो कि लेकिन किसी तरह भी अभी तक बचा हुआ है। पर कम से कम भारत जैसे देश में इस लोकतंत्र में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें जो आई थिंक लोकतंत्र कोई भी जो बढ़ रहा है, मतलब जो बन ही रहा है एक तरह से, वहाँ पर अभी भी हम आज़ादी से कुछ बात कह पाते हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार विज्ञापन देना बंद कर दे और लोग नौकरियाँ चली जाएँ और ये सब हो जाए। तो ये है, तो इसलिए वो आपकी जो बात है कि हाँ सामाजिक परिवर्तन के लिए या जो बात कहनी ज़रूरी है, जो कहानी कहनी ज़रूरी है, जो मानव जीवन की जो बातें हैं, जो स्टोरीज कहनी ज़रूरी है, वो हम कह पाते हैं। उसके लिए हम लोग व्यूज़ का भी मेरे ख्याल से वो हम पे असर नहीं पड़ता। मुझे आज से नहीं पता, मैं क्योंकि 6 भाषाओं के यूट्यूब चैनल को देखती हूँ जो कि काफ़ी अच्छा पैसा भी ज़रूर कमाता होगा, लेकिन हमें आज तक नहीं पता है कि उससे हमें कितना पैसा आता है। तो इसलिए हम पे वो प्रभाव ही नहीं डाला गया है, मतलब हम पे दबाव ही नहीं डाला गया है कि आप व्यूज़ लेके आइए जिससे हमें पैसा आ रहा है। तो अब तक हम बचे हुए हैं, इसलिए शायद यही एक मोह है जो अभी तक हम 8 साल हो गए बीबीसी में काम करते हुए और नहीं जा पा रहे हैं कि कहीं और जाएंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं बीबीसी को एक जवाब देना चाहूँगा कि अनुवाद के द्वारा ही